दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन मेरे लिए उससे भी इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ अक्सर उन इन्वेस्टर्स ने क्रिएट की है जिन्होंने कि पेशेंटली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है और इन्वेस्टमेंट करते हुए लंबे समय के लिए होल्ड किया है। तो इस वीडियो में हम टीसीएस के एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझेंगे फ्रेमवर्क कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट कैसी होनी चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे शेयर करते हैं उनमें जो भी हम स्टॉक्स एग्जांपल्स के तौर पे लेते हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं होते। आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में एंड देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टीसीएस का एग्जांपल क्यों लिया है, अगले 2-3 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, समझ में आएंगी। टीसीएस आप देखिए तो 2007 में, मार्च 2007 में 320 रुपये का था और 2009 में अगले 1.5-2 साल तक ये गिरता हुआ 119 रुपये पे आ गया। तो 320 रुपये से कोई स्टॉक 119 रुपये पे गिरा तो कितनी परसेंट यहाँ पे गिरावट हुई, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कितनी परसेंट की गिरावट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 320 रुपये से शेयर प्राइस गिरा है और ये 119 रुपये पहुँच गया है। तो बेसिकली 201 रुपये की गिरावट हुई है 320 रुपये पे। तो यहाँ पे आप देखिए तो सीधे सीधे 62% के आसपास की गिरावट। तो जनरली जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी फंडामेंटली साउंड कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और बेस्ड ऑन सर्टेन हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड वो अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं एंड देन वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं जबकि उनको एक अच्छी वैल्यूएशन मिल रही होती है। अब अच्छी वैल्यूएशन कब मिलती है, जब स्टॉक में गिरावट होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो रीसेंट ऑल टाइम हाई से टीसीएस में करीब 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि ये जो गिरावट हुई है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2007 में जिन कारणों से गिरावट हुई थी, राइट, अब प्रेजेंट सिचुएशन में डिफरेंट रीजन्स हैं और ये रीजन जो है ये मैसिव रीजन है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को रखने से पहले कंपनी का बिजनेस एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी का बिजनेस जब हम एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कंपनी जिस बिजनेस सेगमेंट में है वो बिजनेस सेगमेंट अगले 10 साल तक टिकेगा भी या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में बिजनेस बहुत अच्छा चला हो, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर अगले 4, 5, 6 साल में, 7 साल में बिजनेस बंद हो गया तो ऐसे में लॉस हो सकता है। तो ये सारी बातें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें समझ में आनी चाहिए जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो कभी भी स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले किस बिजनेस में है और उस बिजनेस में 10, 15, 20 साल के लिए ग्रोथ का क्या स्कोप है, ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई जो टीसीएस है, राइट, हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 50% या उससे ज़्यादा की गिरावट हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी है। अब ऐसे में फंडामेंटल समझना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना इंपॉर्टेंट कि बिजनेस को समझना। फंडामेंटल्स में जनरली हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल रह रही है या नहीं, इवन गिरावट के समय में, यानी कि जब उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, जब उसका ओवरऑल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब उस समय पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं। इसके साथ ही साथ डेट टू इक्विटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.11 है। पेट्रोस की स्कोर 9 का एक स्कोर होता है जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की 9% के आसपास रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जनरली जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको कि हम देखते हैं। तो आगे हम जब स्क्रीनर देखेंगे तो वहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे लिए काम आएंगे वॉच लिस्ट क्रिएट करने के क्रम में। तो बेसिकली वॉच लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो कुछ सर्टेन कंपनियों को बेस्ड ऑन सर्टेन फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हम रखते हैं अपने पास, पोर्टफोलियो में ना रखते हुए हम अपने जानकारी में रखते हैं, अपनी नज़र में रखते हैं और उनको देखते हैं कि उनमें फर्दर कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में या कुछ क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को
मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे रीसेंट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें टीसीएस के, तो मार्च 2023 में 60,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स थी, 11,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। मार्च 2025 में देखिए इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 64,000 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल सेल्स देखने को मिली एंड 12,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे मार्च 2026 में हमें ओवरऑल सेल्स देखने को मिली एंड 13,700 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली इस पर्टिकुलर कंपनी की। इसके साथ ही साथ हमारे लिए प्रमोटर की ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके डिसीजंस क्या कहते हैं और साथ ही साथ वो भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं ओवरऑल, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जो मैनेजमेंट की स्टडी है राइट, वो हम कर सकते हैं ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो हम कर सकते हैं जो कमेंट्रीज देती हैं मैनेजमेंट उससे। तो यहाँ पे जनरली प्रमोटर्स अगर अपनी शेयर होल्डिंग में 40-50% से ज़्यादा कंसिस्टेंटली रखते हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या मैनेजमेंट है वो सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर। तो यहाँ पे टीसीएस में आप देखिए 2023 में 72% के आसपास प्रमोटर्स थे, केवल और केवल 5% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 21-22% के आसपास हमें एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे थे। दिसंबर 2023 में 72% अगेन हमें यहाँ पे प्रमोटर्स देखने को मिल रहे थे, 5% के आसपास यहाँ पे पब्लिक एंड 22% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईएस हो चुके थे। लेटेस्ट डाटा अगर आप देखिए तो 72% के आसपास मार्च 2026 में हमारे पास प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें 5% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 23-24% के आसपास हमें एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं, जब भी हम वॉच लिस्ट में रखने के लिए स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे ये डाटा हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी में प्रमोटर्स के साथ ही साथ एफआईआईज एंड डीआईएस क्या कंसिस्टेंटली बने हुए हैं या नहीं। खासतौर पे जब स्टॉक में गिरावट हो रही है, किन कारणों से हो रही है, उसकी तो हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ धीरे धीरे क्या प्रमोटर्स के साथ जो एफआईआईज एंड डीआईएस हैं वो तो मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, ये स्टडी करना हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सी क्वेरी देखेंगे जिसमें कि जैसा कि हमने देखा फंडामेंटल पैरामीटर्स कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए फंडामेंटल पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों की यहाँ पे 18% या उससे ज़्यादा एंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे पिछले 5 सालों की 15% या उससे ज़्यादा। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 1350 कंपनियां निकल के आती है। अभी 1350 कंपनियां एनालाइज करने लग जाएंगे, इवन एआई का भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो भी यहाँ पे कई दिन, कई हफ्ते, महीने लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अगेन क्या करना होगा, हमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, हमने यहाँ पे डिस्कस किया डेट टू इक्विटी राइट, डेट टू इक्विटी 1 से कम एंड साथ ही साथ यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, एटलीस्ट कुछ ना कुछ डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए, डिविडेंड यील्ड 0.3 से ज़्यादा। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए कहाँ पे 1000 कंपनियों से ज़्यादा थी, कहाँ पे यहाँ मात्र 249 कंपनियों के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ठीक, अब यहाँ पे अगेन क्वेरी में हमने जैसा कि डिस्कस किया था प्रमोटर राइट, सो प्रमोटर शेयर होल्डिंग, चेंज इन द प्रमोटर शेयर होल्डिंग लास्ट 3 ईयर्स में शुड बी लेस देन 3। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स ही अगर निकल के जा रहे हैं तो ऐसे में उनको लग रहा होगा कि बिजनेस में कुछ नहीं रह गया, चलो बुरी अवस्था समझते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर इन शेयर होल्डिंग लेस देन 3%, तो ये कंपनियां मात्र 196 कंपनियों के आसपास रहेगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 सालों का ये हम कर देंगे कि भाई 15% से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी रही हो कंपनियों में एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 ईयर्स ये भी ग्रेटर देन 15 रहा हो। तो इसको जब रन करते राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 104 कंपनियां यहाँ पे निकल आ रही हैं जिनकी कि ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे मीट हो रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फ्री कैश फ्लो फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द डे पैसे रह रहे हैं या नहीं, इसका मेजरेबल। तो जस्ट ग्रेटर देन 0 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि कंपनी के पास कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द बिजनेस रहना चाहिए। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे 100 से कम कंपनियां निकल के आ रही हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब हम कंपनियों की एनालिसिस करते राइट, तो हज़ारों कंपनियां, 4-5-6 हज़ार से ज़्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी हैं। तो उनमें से 70-80% तो कंपनियां ऐसी होती है जो कि बस लिस्ट होती हैं बिजनेस करने के लिए, उनका बिजनेस कुछ धरातल पे होता नहीं, बट
वो कंपनियां आती हैं इन्वेस्टर्स से पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे में हमें सबको फिल्टर आउट करना होता है और जो कंपनियां वाकई में सीरियस होके ऑन ग्राउंड काम करती हैं हमें उनको फिल्टर आउट करना होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम पैसा अपना किसी को दे रहे हैं, राइट। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम अपना पैसा किसी बिजनेस को दे रहे हैं और हम एक बिजनेस की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हम बिजनेस की तरह किसी चीज को ट्रीट करते हैं तो वहां पे सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वॉच लिस्ट क्रिएट करते समय 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं पर्सनली देखता हूँ। बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके साथ ही साथ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की कंसिस्टेंसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने देखा कि 5 सालों की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी हमने फिल्टर में लगाई। इसके साथ ही साथ ROE हो गया, ROCE हो गया, जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, रेशियोज है, राइट, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हेल्दी होने चाहिए रिगार्डलेस की मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, वो कहीं ना कहीं से हेल्दी दिखने चाहिए। कंपनी की डेट जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, डेट टू इक्विटी हमने देखा कि 1 से कम लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे लिए वैल्यूएशन मैटर करता है। तो वैल्यूएशन के लिए हम ग्राहम नंबर देख सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं, कई तरह के वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, या हम छोटी सी चीज प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे एंड पी रेशियो अगर हम देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन अगर 20 कर दे, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे मात्र 26 कंपनियां ऐसे निकल के आ रही हैं। तो जनरली ये सब चीजें जब हम फॉलो करते हैं, राइट, तो हम कहीं ना कहीं से अपने लिए पेशेंटली अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करने की एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। सो इस वीडियो में आई थिंक यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि जनरली अगर हमें 10 साल के लिए वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई क्वालिटी कंपनी करेक्शन में आती है तो पेशेंट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के तहत उनको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और 4th and 5th जुलाई को मिलते हैं बेंगलुरु में। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिए। सी यू देयर।